हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप सुन रहे हैं डेथ स्टोरी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे खूनी हाईवे की कहानी। अगर आप ये कहानी पूरी सुन लेते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आप इस कहानी को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी के 3 किरदार हैं, विक्रम, सूरज और नीलम। ये तीनों पुराने दोस्त हैं जो मिलकर एक छोटा सा ट्रैवल बिजनेस चलाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिसमें शादी ब्याह से लेकर कॉरपोरेट इवेंट्स तक का सामान ढोना पड़ता है। फिर है नीलम, 28 साल की, स्मार्ट और साहसी लड़की। एक रात की बात है, इन तीनों को बीकानेर से जोधपुर तक एक जरूरी डिलीवरी के लिए जाना था। उनके पास एक पुरानी जीप थी। जीप में इवेंट का सामान लदा हुआ था, टेंट, लाइट्स और कुछ डेकोरेशन का सामान। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि रात में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। सूरज ने सुबह से ही मना करना शुरू कर दिया था। उसने कहा, विक्रम भाई, मैंने सुना है उस हाईवे पर रात को जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं वहां कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने उसका मजाक उड़ाया। अरे सूरज, तू तो हर बार डरने का बहाना ढूंढ लेता है। बारिश तो बरसात में होती ही है और हमें ये डिलीवरी करनी ही है। क्लाइंट ने पहले ही आधा पेमेंट कर दिया है। अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारा धंधा डूब जाएगा। नीलम ने भी सूरज को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों सूरज, तुझे लगता है भूत तुझे पकड़ लेगा? चल जीप में बैठ, रात 9 बजे से पहले निकलना है। सूरज ने मन मारकर हामी भर दी। तीनों ने जीप में सामान चेक किया, पानी की बोतलें और कुछ स्नैक्स रखे और रात ठीक 9 बजे बीकानेर से निकल पड़े। शुरू में हाईवे ठीक ठाक था। सड़क के दोनों तरफ रेत के टीले थे और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और चांद कहीं बादलों के पीछे छुप गया था। विक्रम ने माहौल हल्का करने के लिए जीप का रेडियो ऑन किया। रेडियो पर एक पुराना गाना बजने लगा, रात काली काली रात, चांदनी बुझा दे। सूरज ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। भाई, आज ये गाना मत बजा, मन और डर रहा है। नीलम ने हंसते हुए कहा, क्यों सूरज, तुझे लगता है भूत गाने सुनकर आएगा? अरे रिलैक्स कर। विक्रम ने भी हंसी में साथ दिया। लेकिन तभी जीप की हेडलाइट्स में कुछ दिखा। सड़क के बीच में एक आकृति थी, लंबे बिखरे हुए बाल, सफेद कपड़े और सिर झुका हुआ, जैसे कोई मूक दर्द में खड़ा हो। विक्रम ने तुरंत ब्रेक मारे और जीप एक झटके के साथ रुक गई। ये क्या था? सूरज की आवाज कांप रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की। नीलम ने धीरे से कहा, शायद कोई औरत थी, लेकिन इस सुनसान सड़क पर रात के 10 बजे। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी टॉर्च निकाली। रुको, मैं देखकर आता हूं, तुम लोग यहीं रहो। वो जीप से उतरा और टॉर्च की रोशनी सड़क पर डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी, बस हवा में रेत उड़ रही थी, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, सिर्फ सन्नाटा और हवा की सनसनाहट। सूरज ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, विक्रम वापस आ जा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। विक्रम वापस जीप में आया और बोला, शायद मेरा वहम था, रात में आंखें धोखा दे देती हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसने जीप स्टार्ट की, रेडियो अपने आप चालू हो गया। वही गाना फिर से बजने लगा, रात काली काली रात। सूरज चिल्लाया, मैंने तो इसे बंद किया था। नीलम ने रेडियो का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। आखिरकार विक्रम ने गुस्से में रेडियो का तार खींच दिया। सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी जीप के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, हल्की, ठंडी और डरावनी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंस रही हो। क्या था वो? नीलम की आवाज में पहली बार डर झलका। जीप अब उस शापित हाईवे के सबसे सुनसान हिस्से में थी। रात और गहरी हो चुकी थी और आसमान में बादल इतने घने थे कि सितारे भी कहीं खो गए थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान फट पड़ा हो। रेत की सड़क अब कीचड़ में बदल रही थी और जीप के टायर फिसलने लगे थे। वाइपर अपनी पूरी ताकत से शीशे पर गिरती बूंदों को हटा रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। हवा में वो सनसनाहट अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई लगातार फुसफुसा रहा हो, कोई ऐसी बात जो सुनाई तो दे रही थी लेकिन समझ नहीं आ रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अब उतना बेफिक्र नहीं था। सूरज पीछे की सीट पर सिकुड़ा हुआ बैठा था, उसकी सांसें तेज थीं। नीलम खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब मजाक की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। उस आकृति को देखने के बाद तीनों के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वो सचमुच कोई औरत थी या सिर्फ उनकी आंखों का धोखा? और वो हंसी जो जीप के पीछे से आई थी, वो क्या थी? सूरज ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम भाई,
मुझे लगता है हमें कहीं रुक जाना चाहिए। ये बारिश रुकने वाली नहीं है और ये सड़क ये ठीक नहीं लग रही। विक्रम ने जवाब दिया, रुकेंगे कहाँ सूरज, चारों तरफ रेत और बंजर जंगल ही तो है। और वो जो हमने देखा, शायद वो बस हमारा वहम था। लेकिन उसकी आवाज में अब वो पुराना कॉन्फिडेंस नहीं था। नीलम ने धीरे से कहा, विक्रम तुमने भी तो उसे देखा था, सफेद कपड़े, लंबे बाल, सिर झुका हुआ, और वो रेडियो, वो अपने आप कैसे चालू हुआ? मैंने तो तार खींचते हुए देखा था। विक्रम ने गहरी सांस ली। ठीक है, मान लिया कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें डिलीवरी पूरी करनी है। अगर हम डरे और वापस लौट गए तो क्लाइंट हमें अगला कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। सूरज ने तुरंत कहा, कॉन्ट्रैक्ट की बात बाद में करो भाई, पहले ये सोचो कि हम जिंदा तो रहें। मैंने सुना है इस हाईवे पर लोग गायब हो जाते हैं, कोई शव नहीं मिलता, कोई सुराग नहीं, बस वो औरत, वो हर बार दिखती है। नीलम ने उसकी बात काटी, सूरज तू हर बार गांव वालों की बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन उसने एक पल रुककर खिड़की के बाहर देखा। लेकिन इस बार मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। तभी जीप की हेडलाइट्स में फिर से वही आकृति दिखी, वही सफेद कपड़े, वही बिखरे हुए लंबे बाल और वही झुका हुआ सिर। लेकिन इस बार वो और करीब थी, सड़क के ठीक बीच में खड़ी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, वो फिर से, और उसने ब्रेक मारे। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ, जीप रुकी नहीं। स्टीयरिंग जैसे किसी और के कंट्रोल में था। जीप अपने आप हाईवे से हटकर एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गई जो घने जंगल की ओर जा रहा था। नीलम ने चिल्लाया, विक्रम ये क्या हो रहा है, जीप को रोको। विक्रम ने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया, ब्रेक पर पैर मारे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये रुक नहीं रही। उसकी आवाज में अब डर साफ सुनाई दे रहा था। सूरज पीछे की सीट पर सिकुड़ गया और बड़बड़ाने लगा, हमें नहीं आना चाहिए था, हमें नहीं आना चाहिए था। आखिरकार जीप एक झटके के साथ रुक गई। सामने एक पुराना टूटा फूटा ढाबा था। उसकी लकड़ी की दीवारें जर्जर थीं, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। एक पुराना साइन बोर्ड हवा में लटक रहा था जिस पर मिट्टी और धूल जमी थी। साइन बोर्ड पर लिखा था, मोहन का ढाबा। बारिश अब धीमी हो रही थी। सूरज ने कांपते हुए कहा, ये जगह, ये वीरान क्यों लग रही है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। विक्रम चलो वापस चलते हैं। नीलम ने जवाब दिया, वापस कैसे जाएंगे सूरज, जीप अपने आप यहाँ रुकी है, शायद कोई मदद मिल जाए, चलो अंदर देखते हैं। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत जीप में वापस आना। तीनों जीप से उतरे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं और कीचड़ उनके जूतों में चिपक रहा था। ढाबे का दरवाजा पुराना और चरमराता हुआ था। विक्रम ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खटखट की जवाबी आवाज आई, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें इतनी धंसी हुई थीं कि अंधेरे में चमक रही थीं। वो एक पुरानी लालटेन की रोशनी में कुछ लिख रहा था, जैसे कोई पुराना हिसाब किताब। कौन हो तुम लोग, बूढ़े ने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी नजरें तीनों पर टिकी थीं। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम बीकानेर से जोधपुर जा रहे हैं, हमारी जीप कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कुछ ठंडा और डरावना था। इस रास्ते पर रात को कोई नहीं आता बेटा, तुम लोग गलती से यहाँ आ गए हो। सूरज ने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब, ये तो हाईवे है, लोग तो आते जाते होंगे। बूढ़े ने सिर हिलाया, जैसे कोई पुराना दर्द याद आ गया हो। हाईवे तो है, लेकिन ये रास्ता रात में बदल जाता है। वो आती है, वो औरत। नीलम की भौहें सिकुड़ गईं। कौन औरत, आप क्या बात कर रहे हैं? बूढ़े ने लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में उसका चेहरा और डरावना लग रहा था। करीब 10 साल पहले इस हाईवे पर एक हादसा हुआ था। एक लड़की थी जिसे कुछ गलत लोग ले जा रहे थे। वो लोग इस ढाबे पर रुके थे। उस रात भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। वो लड़की चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। उसका ट्रक इस जंगल में खाई में गिर गया। वो जलकर मर गई। तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। वो उन लोगों को ढूंढती है जो उस रात उसके साथ थे। सूरज की सांसें और तेज हो गईं। तो वो हमें क्यों परेशान कर रही है? हम तो उस रात वहां थे ही नहीं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आंखें सूरज के दिल तक उतर रही हों। वो आत्मा अब हर उस इंसान को रोकती है जो इस रास्ते से गुजरता है। वो चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने, कोई उसका दर्द समझे। विक्रम ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है। भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर हमें डराने से कुछ नहीं होगा। चलो जीप चेक करते हैं और निकलते हैं। तीनों ढाबे से बाहर आए। बारिश अब हल्की हो रही थी, लेकिन हवा में वो ठंड अभी भी थी। जीप के पास पहुंचे, लेकिन जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। जीप का बोनट खुला था और इंजन गायब था। हाँ, गायब। बोनट के अंदर खाली जगह थी, जैसे किसी ने इंजन को उखाड़ लिया हो। सूरज ने कांपते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? इंजन तो अभी कुछ देर पहले ठीक था। नीलम ने टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर डाली। शायद कोई चोर या कोई और। उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि जंगल से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई पेड़ों के बीच चल रहा हो। विक्रम ने कहा, हमें उस बूढ़े से पूछना होगा, शायद उसे कुछ पता हो। लेकिन उनके दिल में अब एक अनजाना डर
घर कर चुका था। तीनों के चेहरों पर खौफ की परछाइयां मंडरा रही थीं। जीप का बोनट खुला था और उसमें इंजन का नामो निशान तक नहीं था। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा में वो ठंड अभी भी थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। जंगल की सरसराहट अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई पेड़ों के बीच से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। सूरज की सांसें इतनी तेज थीं कि उसकी आवाज तक कांप रही थी। विक्रम, ये क्या हो रहा है? इंजन कैसे गायब हो सकता है? हम तो अभी कुछ देर पहले ही जीप चला रहे थे। नीलम ने टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर डाली, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रोशनी कुछ कदम आगे जाकर ही डूब रही थी। कोई चोर या कोई और? उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि जंगल से एक और आवाज आई। इस बार ये सरसराहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी हंसी थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंस रही हो। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें उस बूढ़े से बात करनी होगी। शायद उसे पता हो कि ये सब क्या है। उसकी आवाज में अब वो पुराना जोश नहीं था। वो हट्टा कट्टा विक्रम, जो भूत प्रेत की बातों पर हंसता था, अब खुद डर के साये में था। तीनों तेजी से मोहन के ढाबे की ओर लौटे। ढाबे का दरवाजा अभी भी खुला था और लालटेन की मध्यम रोशनी अंदर से झांक रही थी। लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा वहां नहीं था। टेबल पर वही लालटेन जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अब पहले से भी कमजोर थी, जैसे कोई उसकी लौ को धीरे धीरे दबा रहा हो। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। नीलम ने हिम्मत जुटाकर डायरी उठाई। उसने उसे खोला और उसकी उंगलियां पन्नों पर कांप रही थीं। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, 8 अगस्त 2015। आज फिर वो आई। वो मुझे हर रात बुलाती है। मैंने उस रात उसकी मदद नहीं की। मैं इस ढाबे का मालिक था, लेकिन मैं डर गया था। अब वो मुझे माफ नहीं करेगी। नीलम ने डायरी को जोर से पढ़ा, ताकि विक्रम और सूरज भी सुन सकें। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वो रुकी नहीं। 10 साल पहले ये बूढ़ा उस रात का गवाह था। शायद वो औरत, वो आत्मा उसी से बदला लेना चाहती है। सूरज ने घबराते हुए कहा, लेकिन वो बूढ़ा तो अभी कुछ देर पहले यहीं था। वो इतनी जल्दी कहाँ गया? और ये डायरी, ये तो सालों पुरानी लगती है। विक्रम ने टेबल की ओर देखा। लालटेन की रोशनी अब और मध्यम हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। ये ढाबा, ये बूढ़ा, ये सब सामान्य नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि तीनों के दिल एक पल के लिए थम गए। सूरज ने डर से दीवार का सहारा लिया और बड़बड़ाने लगा, हम नहीं बचेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेगी। विक्रम ने उसे डांटते हुए कहा, सूरज, हिम्मत रख, हमें डरने से कुछ नहीं होगा। चल बाहर देखते हैं। तीनों ढाबे से बाहर निकले। बारिश अब पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। जीप अभी भी वही खड़ी थी, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल रही थीं, और हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर वो औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए लंबे बाल और चेहरा, उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे जो सीधे उनकी आत्मा तक देख रहे हों। सूरज चिल्लाया, भागो! उसने बिना सोचे जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। नीलम और विक्रम भी उसके पीछे भागे। जंगल के पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को छू रही थीं और कीचड़ उनके जूतों में चिपक रहा था। पीछे से वही हंसी फिर गूंजी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? वो आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने अचानक रुककर कहा, बस, अब भागने से कुछ नहीं होगा, हमें उससे बात करनी होगी। नीलम ने हैरानी से उसकी ओर देखा। विक्रम, तू पागल हो गया है? वो भूत है, वो हमें मार डालेगी। लेकिन विक्रम ने हिम्मत जुटाई। उसने टॉर्च जलाकर उस औरत की ओर रोशनी डाली। वो अब उनके सामने खड़ी थी, सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन हवा थी ही नहीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हें नहीं जानते, हमें बता, तुम क्या चाहती हो, हमें क्यों परेशान कर रही हो? वो आत्मा चुप रही। उसका चेहरा और डरावना लग रहा था, जैसे उसका दर्द हवा में घुल रहा हो। फिर उसने धीरे से एक पेड़ की ओर इशारा किया। वहां मेरी हड्डियां, मुझे मुक्ति दो। सूरज ने कांपते हुए पूछा, हड्डियां हमें कहाँ मिलेंगी और हमें क्यों? आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस पेड़ के नीचे, जहां मैं मरी थी, तुम लोग मेरी आखिरी उम्मीद हो। विक्रम ने नीलम और सूरज की ओर देखा। हमें कोशिश करनी होगी। अगर वो सच कह रही है तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। नीलम ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अगर ये कोई जाल है, अगर वो हमें फंसाना चाहती है? विक्रम ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जीप का इंजन गायब है और हम इस जंगल में फंस चुके हैं। तीनों उस पेड़ की ओर बढ़े जिसकी ओर आत्मा ने इशारा किया था। पेड़ पुराना और टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे उसने सालों का दर्द सहा हो। बारिश की बूंदें अब फिर से शुरू हो गई थीं, लेकिन इस बार वो बूंदें सामान्य नहीं थीं। वो लाल थीं, जैसे खून की बूंदें। सूरज ने डर से अपने हाथों को देखा, जहां लाल बूंदें गिर रही थीं। ये क्या है? विक्रम ने कहा। सूरज, डर मत, हमें वो हड्डियां ढूंढनी होंगी।
तीनों ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। कीचड़ गीला था और उनकी उंगलियां मिट्टी में धंस रही थीं। थोड़ी देर बाद नीलम की उंगलियों को कुछ ठोस चीज छुआ। उसने मिट्टी हटाई और वहां कुछ हड्डियां थीं, छोटी छोटी जली हुई हड्डियां, और उनके साथ एक पुराना लॉकेट था जिस पर धूल और कीचड़ जमा था। नीलम ने लॉकेट को साफ किया और उसे खोला। अंदर एक लड़की की तस्वीर थी। वो लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। नीलम ने धीरे से कहा, ये तो वही लड़की है, शायद यही वो है। सूरज ने लॉकेट को देखा और कांपते हुए कहा, हमें ये हड्डियां ले जानी होंगी, लेकिन वो अभी भी यहीं है। मुझे लगता है वो हमें देख रही है। विक्रम ने हड्डियों को सावधानी से एक कपड़े में बांधा। चलो वापस जीप के पास चलते हैं, हमें हरिद्वार जाना होगा। लेकिन तभी जंगल में एक और आवाज गूंजी, अभी नहीं। वो आत्मा फिर से उनके सामने थी। उसकी खाली आंखें अब सूरज पर टिकी थीं। तुम में से एक ने मुझे धोखा दिया था। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आत्मा की आवाज गूंजी, तू वहां था, तूने मुझे देखा था, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। बारिश की लाल बूंदें जो खून की तरह लग रही थीं, धीरे धीरे थम रही थीं, लेकिन हवा में एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। विक्रम, सूरज और नीलम उस पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ के नीचे खड़े थे जहां उन्होंने अभी अभी जली हुई हड्डियां और एक पुराना लॉकेट खोदा था। लॉकेट में उस लड़की की तस्वीर थी जिसकी आत्मा इस शापित सड़क पर भटक रही थी। लेकिन आत्मा की आखिरी बात ने सूरज को जैसे पत्थर बना दिया था। तू वहां था, तूने मुझे देखा था, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज अभी भी तीनों के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से कुरेद दिया गया हो। सूरज का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें डर और गिल्ट से भरी थीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस रात वहां नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा गुस्सा भी था, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, सूरज, अगर तुझे कुछ पता है तो अभी बता दे, ये आत्मा हमें क्यों रोक रही है? तूने क्या देखा था? नीलम ने लॉकेट को फिर से देखा और कहा, सूरज, ये लड़की, शायद ये वही है जिसके बारे में वो बूढ़ा बता रहा था 10 साल पहले। उस रात तू सचमुच कहीं उस हाईवे पर था? सूरज ने सिर झुकाकर जमीन की ओर देखा। उसकी सांसें तेज थीं और उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं उस रात इस हाईवे पर था, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं था। मैं एक बस में था। मैं जोधपुर से बीकानेर जा रहा था। रात का समय था और बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा था, एक ट्रक रुका हुआ था। उसमें से एक लड़की की चीख सुनाई दी थी। वो मदद मांग रही थी। मैंने देखा कुछ लोग उसे खींच रहे थे, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। मैं डर गया था। मैं सिर्फ 22 साल था। मैंने सोचा अगर मैंने कुछ किया तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। मैंने बस की खिड़की बंद कर दी और आंखें मूंद लीं। विक्रम और नीलम स्तब्ध रह गए। नीलम ने गुस्से में कहा, सूरज, तूने कुछ नहीं किया, तूने पुलिस को भी नहीं बताया। उस लड़की की जान बच सकती थी। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैंने सोचा था कि ये मेरा मामला नहीं है, लेकिन उस रात के बाद मैं उस चीख को कभी नहीं भूल पाया। हर बारिश की रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। तभी आत्मा फिर से उनके सामने प्रकट हुई। उसका जला हुआ चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी खाली आंखें सूरज पर टिकी थीं। तूने मुझे मरने दिया, तूने मेरी चीख सुनी, लेकिन तूने मुंह फेर लिया। अब तू मेरे साथ चलेगा। विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, रुक जाओ। सूरज ने गलती की, लेकिन वो अब पछता रहा है। हमें बता, हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, मेरी हड्डियां, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो, शायद तब मुझे मुक्ति मिले। लेकिन उसने सूरज की ओर देखा, उसे सजा मिलनी होगी। नीलम ने हड्डियों को कपड़े में कसकर बांधा और कहा, हम हरिद्वार जाएंगे, हम तुम्हारी हड्डियां गंगा में विसर्जित करेंगे, लेकिन सूरज को छोड़ दो। वो अब समझ चुका है। आत्मा की खाली आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, जैसे कोई पुराना दर्द हल्का हुआ हो। फिर वो गायब हो गई। हवा अचानक शांत हो गई और बारिश की आखिरी बूंदें भी थम गईं। विक्रम ने कहा, चलो जीप के पास चलते हैं, हमें हरिद्वार जाना होगा। तीनों जीप की ओर लौटे। हैरानी की बात थी कि जीप का इंजन अब अपनी जगह पर था, जैसे कभी गायब हुआ ही न हो। सूरज चुप था। उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं। वो जानता था कि उसकी गलती ने उस लड़की की जिंदगी छीन ली थी। विक्रम ने जीप स्टार्ट की और तीनों हरिद्वार की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था। सूरज ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसका चेहरा गिल्ट से भरा था, जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो। हरिद्वार पहुंचते ही सूरज ने खुद हड्डियां गंगा में विसर्जित करने की जिम्मेदारी ली। सूरज की आंखों में आंसू थे और उसने कपड़े में बंधी हड्डियों को गंगा की लहरों में डाल दिया। जैसे ही हड्डियां पानी में डूबीं, एक हल्की सी लहर उठी। कहीं दूर से एक औरत की मुस्कुराहट सुनाई दी, जैसे उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। आसमान में बादल हट गए और सूरज की पहली किरण गंगा के पानी पर चमकने लगी। विक्रम ने राहत की सांस ली और कहा, शायद अब वो चैन से सो जाएगी। नीलम ने सूरज की ओर देखा, लेकिन सूरज चुप था।
उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने उसे बचा सकता था। तीनों बीकानेर लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब विक्रम और नीलम सूरज से मिलने उसके घर गए तो वो गायब था। उसका फोन बंद था और उसका घर खाली था। बिस्तर पर सिर्फ वही पुराना लॉकेट पड़ा था जो उन्होंने पेड़ के नीचे खोदा था। लॉकेट अब खाली था, उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। विक्रम और नीलम ने सूरज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिला। कुछ महीनों बाद बारिश की एक रात उस शापित हाईवे पर फिर से एक जीप देखी गई। कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन जीप रात के सन्नाटे में चल रही थी। रेडियो पर वही गाना बज रहा था, रात काली काली रात। गांव वाले कहते हैं कि सूरज अब उस आत्मा का हिस्सा बन चुका है। वो हर बारिश की रात उस हाईवे पर भटकता है, अपनी गलती का प्रायश्चित करता हुआ। विक्रम और नीलम ने अपना ट्रैवल बिजनेस बंद कर दिया। विक्रम अब बीकानेर के एक छोटे से गांव में रहता है, जहां वो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। नीलम ने एक किताब लिखी, रात का रास्ता। उसकी किताब में उसने उस रात की पूरी कहानी लिखी, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हर बारिश की रात जब हाईवे सुनसान होता है और बिजली कड़कती है, तब दूर कहीं एक जीप की हेडलाइट्स चमकती हैं और रेडियो पर वही गाना बजता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सूरज सचमुच उस रात का गवाह था या उसका गिल्ट ही उसे ले डूबा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मेरे चैनल पर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगली कहानी तक सुरक्षित रहिए और उस शापित हाईवे से बच कर रहिए। नमस्ते।